हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 31 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने वीडियो बना रखे हैं उसमें सारे जो पिछले 31 से पहले जितने भी करंट अफेयर्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। सो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। और ये जो सारे पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज है 31 मई और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पद से सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो उनका पदक है, प्रतिष्ठित एक पदक है, उससे सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में तीन भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया जाए, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा 3 भारतीय शांति सैनिकों को। इसमें पहले जो है वो कॉर्पोरल युवराज सिंह है, और दूसरे हैं नागरिक शांति रक्षक इवान माइकल पिकार्डो, और तीसरे हैं मूलचंद यादव। जो कॉर्पोरल युवराज सिंह थे वो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवारत थे, जबकि नागरिक शांति जो रक्षक इवान माइकल पिकार्डो थे वो इसी मिशन में एक नागरिक शांति रक्षक के रूप में जुड़े हुए थे। मूलचंद यादव जी इराक में थे, संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMI से जुड़े थे। भारतीय शांति रक्षक पिछले साल जो थे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे उन 129 सैन्य। ऐसे कुल 129 लोग थे जो सैनिक थे। टोटल 129 सैनिक थे ऐसे, जिसमें पुलिस नागरिक कर्मियों में शामिल हैं, जिन्हें ड्यूटी के दौरान साहस व बलिदान के मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे इन लोगों को जो कि ड्यूटी के दौरान उनके साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। चलिए यूएन को देखते हैं। यूएन वर्तमान में भी यूएन में 193 देश शामिल हैं। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी वो है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी किस कंपनी के द्वारा खरीदी गई है। तो हाल ही में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है टाटा डिजिटल, जो कि सही है। हाल ही में बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी टाटा डिजिटल ने खरीदी, और इसी के साथ टाटा डिजिटल जो है अब इसका आधिकारिक तौर पर मालिक हो गया है। हाल ही में जो बिग बास्केट है वो एक ऑनलाइन ग्रॉसरी मार्केट है, जहाँ से ऑनलाइन आप सभी प्रकार के जितनी भी ग्रॉसरीज होती हैं सारी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें अब उन्होंने एक बहुमत हिस्सेदारी काबिज कर ली है टाटा डिजिटल ने। 64% इस हिस्सेदारी खरीदने के साथ ही अब टाटा डिजिटल इसका मालिक हो गया है। तो एक ऐसा सौदा है जो देश के बड़े समूह को ई कॉमर्स खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा करता है, क्योंकि टाटा डिजिटल एक जानी मानी कंपनी टाटा ग्रुप से आती है। तो ये एक बहुत बड़े समूह को ई कॉमर्स खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा करता है, यानी जितनी भी ई कॉमर्स की कंपनियां उनके खिलाफ इसको खड़ा करता है। तो टाटा डिजिटल ने $2 बिलियन के पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर ई ग्रॉसर में $200 मिलियन की प्राथमिक पूंजी डाली है, यानी इतना इन्होंने निवेश किया हुआ है। चलिए टाटा ग्रुप को देखते हैं हम। टाटा ग्रुप की जो स्थापना की गई थी वो 1868 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। इसके जो चेयरमैन है अभी वो है नटराजन चंद्रशेखरन। बिग बास्केट एक ग्रॉसरी कंपनी है जिसको 2011 में स्थापित किया गया था, और इसके जो संस्थापक हैं अभी वो हैं हरि मेनन, BS सुधाकर, विपुल पारेख, अविनेश चौधरी, BS रमेश। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 228 वर्षों में लूब्र की पहली बार महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। लूब्र एक म्यूज़ियम है जिसकी पहली बार महिला अध्यक्ष बनाया गया लॉरेंस डेस्कार्ट को। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। हाल ही में लॉरेंस डेस्कार्ट को जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनके द्वारा 228 वर्षों में पहली बार लूब्र की पहली बार महिला अध्यक्ष चुना गया है।
सो इतिहासकार लॉन्स डेस्कार्स को 228 वर्षों में पेरिस फ्रांस में दुनिया में के सबसे बड़े संग्रहालय लूब्र संग्रहालय यानी लूब्र जो संग्रहालय है उसकी पहली बार 228 वर्षों में महिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसका जो नाम है मूसी डू लूब्रे भी इसका एक नाम है। तो इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो लॉरेंस डेस्कार्स चुनी गई, जो कि एक पेशे से इतिहासकार हैं। सो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा इनको चुना गया है। फ्रांस को देखते हैं। फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस। इसके जो राष्ट्रपति हैं वह इमैनुअल मैक्रों, प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स और मुद्रा इसकी है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड पर्वतारोही तशांग यीन हंग ने तोड़ा, हुए किस देश के हैं? सो हाल ही में ये एक महिला हैं तशांग यीन हंग, जिन्होंने हाल ही में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये हांगकांग से आती हैं, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है, हांगकांग से हैं ये। हांगकांग की पर्वतारोही तशांग यीन हिंग ने मैच 26 घंटे के कम समय में दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई का रिकॉर्ड बना दिया है। एक महिला द्वारा इससे पहले एवरेस्ट जो फतह करने वाली सबसे तेज महिला का रिकॉर्ड था वो नेपाली फुंजो जांगमू थी, जिन्होंने 2018 में 39 घंटे 6 मिनट में यह चढ़ाई पूरी की थी। लेकिन अब जो हांगकांग की शांग इन हैंग है, इन्होंने जो कि 44 वर्ष की हैं, 23 मई को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड का समय में एवरेस्ट को जो है फतह कर लिया था। तो 8,848.86 मीटर जो है अभी इसकी लंबाई ऊंचाई है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है सबसे कम समय में, और ये हांगकांग की हैं। तो हिमालय की चोटी पर चढ़ने का यह उनका तीसरा प्रयास था। माउंट एवरेस्ट की जो नेपाली नाम है, जो अन्य नाम है उसके सागरमाथा, ठीक। तिब्बती जो नाम है उसका चोमोलंगमा है, और इसकी जो ऊंचाई है अभी वो 8,848.86 मीटर है। फीट में 29,031 फीट है इसकी। और ये कहाँ पर है? ये जो नेपाल है, ये पूरा नेपाल, ये नेपाल है पूरा, इस नेपाल के इस छोर पर है ये, यहाँ पर। सो नेपाल में है ये। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली हैं, राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में आईवीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल के अब कर दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। जो ब्रॉडकास्टर का शीर्ष निकाय है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अब आईवीएफ का यही नया नाम है, इसको अब आईवीएफ की जगह पर आईवीडीएफ कर दिया गया है, डिजिटल फाउंडेशन। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुसार 25 फरवरी 2021 को आईवीडीएफ एक स्वनियामक निकाय भी बनाएगा। यह सभी डिजिटल खिलाड़ियों को एक छत के नीचे लाने और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको कवर करने के दायरे का विस्तार करता है। सो ये सारे जितने भी डिजिटल जो भी खिलाड़ी रहते हैं उनको सभी को एक छत के नीचे लाएगा और उसको प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए भी उसका विस्तार करेगा। सो इसकी जो स्थापना है वो 1999 में की गई थी। यह एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसका? BCCC का, यानी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का। इसके जो अभी हेड हैं BCCC के वो हैं बिक्रमजीत सिंह, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई थी। उसमें बैंकों का जो एनपीए अनुपात है मार्च 2020 में 8.2% से घटकर 2020 में कितना बताया गया है? तो हाल ही में आरबीआई की जो है 2021 की वार्षिक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उनके एनपीए के बारे में चर्चा की गई थी। तो उसका जो एनपीए वो अनुपात मार्च 2020 में 8.2% था, जो कि घट करके 6.8% हो गया है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। इसको देखते हैं हम। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित उनकी वार्षिक रिपोर्ट में बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता और उनकी तैयारियों के आगामी तिमाहियों के लिए उच्च प्रावधान की कड़ी निगरानी आवश्यकता की गई, इस पर प्रकाश डाला गया। तो जो आरबीआई की जो वार्षिक रिपोर्ट आई उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें देखिए बैंकों का प्रोविज़न कवरेज जो अनुपात है वो 2020 में 66.6% से बढ़कर दिसंबर 2020 में 75.5% हो गया है। बेसलाइन स्टेट जो परिदृश्य है, बैंकों का अशुद्ध ऋण अनुपात जो है वो बढ़कर के 13.5% हो गया है। और बैंकों का जो सकल एनपीए अनुपात है वो 2020 में
8.2% से घट करके 6.8% हो गया। एनबीएफसी का जो पूंजी पर्याप्तता का जो अनुपात है वो दिसंबर 2020 में 24.8% से बढ़कर मार्च 23.7% हो गया है। मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी और मूल्य के संदर्भ में 25% की गिरकर यह कितना हो गया है मूल्य 1.38 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मई को कहा था कि प्रचलन में बैंक नोटों में जो 2020-21 के दौरान औसत वृद्धि से अधिक वृद्धि देखी गई है। ये सारी जो आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2021 में आई थी उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आरबीआई को देख लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो ब्रिटिश राज में की गई थी, जब अंग्रेज़ों का भारत में चल रहा था राज। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी, फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था मुंबई। तो अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके जो अभी गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आईबी तथा रॉ के प्रमुखों का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया गया? हाल ही में आईबी और रॉ जो कि हमारी सर्वश्रेष्ठ और सबसे उच्च दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके जो प्रमुख हैं उनके कार्यकाल को हाल ही में बढ़ा दिया गया है। तो इनके जो कार्यकाल को बढ़ाया गया वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। हाल ही में 1 वर्ष के लिए इन दोनों एजेंसी के प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 वर्ष का। ये हैं सुमित गोयल, सामंत गोयल है इनका नाम, जो कि रॉ के ये अभी चीफ हैं। रॉ का जो फुल फॉर्म है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके जो प्रमुख हैं वो है सामंत कुमार गोयल। ये जो है पंजाब कैडर के 1984 के आईपीएस अधिकारी हैं। 30 जून को समाप्त होने वाला था इनका कार्यकाल, लेकिन इसकी एक अवधि बढ़ा करके अब यह अभी रॉ के जो सचिव हैं बने रहेंगे। तो रॉ जो है उसकी जो स्थापना की गई थी वो 21 सितंबर 1968 को की गई थी। मुख्यालय इसका जो है वो अभी नई दिल्ली में है और इसके जो अभी हेड हैं वो है सामंत कुमार गोयल। हाल ही में आईबी के जो प्रमुख थे उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके जो प्रमुख हैं वो है अरविंद कुमार जी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार प्रमुख हैं। ये जो है असम और मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। कुमार जो है 30 जून के बाद 1 साल की अवधि के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बने रहेंगे। इनका भी जो कार्यकाल था वो 30 जून को समाप्त होने वाला था, लेकिन 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा के अब ये इसके प्रमुख बने रहेंगे। इसकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना की गई थी वो 1887 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 28 मई को। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे जो है वो हर साल 28 मई को मनाया जाता है लंदन में। इसी दिन 1961 में इस गैर सरकारी संगठन की एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 28 मई 1961 को लंदन में वकील पीटर यानी एक लॉयर थे पीटर बेनेंसन, इनके द्वारा अखबार में द ऑब्जर्वर में द फॉरगेटन प्रिजनर्स के नाम से एक लेख प्रकाशन हुआ था। इसी के बाद इस गैर सरकारी संगठन की स्थापना कर दी गई थी। यह इसका क्या कार्य रहता है? मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिए काम करता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, न्याय के लिए लड़ता है उन लोगों के जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है कहीं पर भी, सरकारों की पैरवी, अन्य शक्तिशाली समूह उनके उल्लंघन का प्रचार करके अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानव अधिकारों की सुरक्षा का विस्तार और लागू करता है उन्हें। संगठन ने यातना के खिलाफ मानव गरिमा की जो रक्षा है उसमें 1978 में मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार के लिए 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नए वाणिज्य सचिव कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में BVR सुब्रमण्यम को नया वाणिज्य सचिव चुना गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। हाल ही में नए जो वाणिज्य सचिव बनाए गए हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। कैबिनेट की नियुक्ति समिति में ACC यानी जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति थी उसमें BR सुब्रमण्यम को मुख्य सचिव रह चुके हैं जम्मू कश्मीर। वाणिज्य विभाग में विशेष कर्तव्य के लिए एक अधिकारी के रूप में नियुक्त जो किए गए थे। यह केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, इसके तहत इन्हें वाणिज्य सचिव बनाया गया था। श्री सुब्रमण्यम जी के बारे में हम देखते हैं। श्री सुब्रमण्यम जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 के IAS अधिकारी हैं। जून 2008 में जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्ति की गई थी। इनकी मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया वहाँ पर।
2019 में राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित जब किया गया था तब भी ये वहाँ के सचिव थे। एक व्यापक रूप से अनुभवी जो है, आप इनको नौकरशाह कह सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे मनमोहन सिंह जी, उनके कार्यकाल में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पाचन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 29 मई को विश्व पाचन दिवस मनाया गया था। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है 29 मई, ये सही है। हाल ही में हर साल विश्व पाचन दिवस जो है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, 29 मई को मनाया जाता है। और ये विश्व एंट्रोलॉजी जो संगठन है उसके द्वारा मनाया जाता है। इसका कार्य क्या रहता है कि रोग विकार की रोकथाम, व्यापकता, निदान, प्रबंधन, उपचार के बारे में आम जनता को जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष यह दिवस एक विशेष पाचन रोग या विकार पर केंद्रित किया जाता है। तो इसका जो 2021 का जो विषय रहा है वो है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। ठीक, विश्व पाचन दिवस जो है वो 2004 में विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन के नाम निर्माण की 45 वर्षगांठ को चिन्हित किया गया था। संगठन ने पूरी दुनिया में 100 से अधिक सदस्य जो हैं समितियां और 50,000 व्यक्तिगत सदस्य हैं इनके। WGO के बारे में हम देख लेते हैं। WGO के जो मुख्यालय है वो मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन संयुक्त राज्य में है। WGO की जो स्थापना की गई थी वो 1958 को की गई थी। तो दोस्तों 31 मई से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और जो पिछले हमने वीडियो जो हमारे चैनल पर हमने अपलोड कर चुके हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं, और जो पिछले वीडियो उन्हें भी आप देख करके डिस्कस कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सो मिसेल एकेडमी जो कि SSC, बैंक, पुलिस, रेलवे, CET और अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, ठीक है, सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए हमने अभी हाल ही में टीचमेंट पर एक क्लास जो है क्लासरूम क्रिएट किया हुआ है। तो वहाँ पर जितने भी स्कूल लेवल, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल लेवल के और सारे स्टैंडर्ड्स के, उनके लिए हमने शुरू किया हुआ है एक। सो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस के बाद साथ हम जो है अभी लॉकडाउन में ये क्लासेस दे रहे हैं और ये जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, लाइव चला करेंगी वहाँ पर आपको जितने भी चैट और जितने भी असाइनमेंट्स हुआ करेंगे, नोट्स हुआ करेंगे, सारे वहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे। सो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में टीचमेंट पर हमने अभी क्लास होने ही वाली है, 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर हम आपको दे ही रहे हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जितने भी रिलेटेड है मटेरियल। इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम सारे इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं वीडियो से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारे जो भी वीडियो आएंगे उसके सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जिससे इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आप देखते रहें। सो अभी हमने इसमें सारे जो है चीज़ें ऐड कर दी हैं और धीरे धीरे आपको सारे क्लासेस मिलने लगेंगे। और हाल ही में हम जो है एक MP कांस्टेबल की सीरीज़ भी लाने वाले हैं, जिसमें हम जो है आपको कोशिश करेंगे कि पहले आपको क्रैश कोर्स करा दिया जाए। अगर क्रैश कोर्स नहीं करा सकते हैं हम, अगर नहीं हो पाया तो हम इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो इम्पोर्टेंट 500 to 1000 ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि MP कांस्टेबल के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बेसिकली ये फोकस रहेगा MP कांस्टेबल, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर आपको क्रैश कोर्स कराया जा सके तो क्रैश कोर्स हम देख लेंगे। तो नहीं तो यह निश्चित रहेगा कि 500 से 1000 ऑब्जेक्टिव आपको MP कांस्टेबल के मिल जाएंगे। और तो आप हमें ज्वाइन कर लें, जिससे सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। ठीक, जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स और जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं आप, जिससे जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी बहुत हेल्प होगी इससे। और इसके बाद हम देखते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखते हैं।